तो कई ऐसे मार्मिक दृश्य हमारे सामने आए हैं जिनमें से एक आपके सामने अभी हमने प्रस्तुत किया, लेकिन अब हम आपके सामने ये तस्वीर पूरी रखना चाहेंगे क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कैसे कोई मेन लाइन से ट्रेन लिंक लूप में पहुंच सकती है, कैसे हुआ ये पूरा हादसा, इसे एक बार इस तस्वीर के माध्यम से आपके सामने रखना चाहेंगे। क्योंकि अगर आप रेलवे स्टेशन की एक नजर डालें तो आप पाते हैं कि इसमें 4 लाइनें हैं। महानागा बाजार स्टेशन है, ये बालासोर से 25 किलोमीटर दूर है ये, और यहां पर 2 लूप लाइन है जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे आप देख सकते हैं, और बीच में जो 2 लाइनें हैं ये मेन लाइनें हैं, जिसमें से अप लाइन पे कोरोमंडल एक्सप्रेस थी जो चल रही थी, और ये कोरोमंडल एक्सप्रेस जो चेन्नई की तरफ जा रही थी। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है चेन्नई की तरफ जाते हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस। तो वहीं यशवंतपुर एक्सप्रेस जो पश्चिम बंगाल की तरफ जा रही थी, हावड़ा की तरफ जा रही थी। ये जो 2 ट्रेनें हैं ये बीच में मेन लाइन की ट्रेनें हैं, और नीचे आप देख सकते हैं और ऊपर आप देख सकते हैं ये 2 लूप लाइंस हैं। यहां से कोरोमंडल एक्सप्रेस जब जा रही थी तो ये इस लूप लाइन में डाइवर्ट हो गई। यहीं पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हुआ यही कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से निकलना था, लेकिन ये मेन लाइन से क्योंकि रास्ता साफ था, सिग्नल ग्रीन था जैसा रेलवे बोर्ड की ओर से कहा गया है, लेकिन ये कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से गुजरने की बजाय ये लूप लाइन में घुस गई। और ये लूप लाइन में जब ये घुसी है तो यहां पहले से ही एक मालगाड़ी स्थिर खड़ी हुई है। ये लूप लाइन है और ये लूप लाइन है, दोनों ही लूप लाइंस पर मालगाड़ियां खड़ी हुई थी। चूंकि ये मालगाड़ी लोहे से भरी, आयरन ओर से भरी हुई थी, बहुत भारी, तो इसके कारण जब ये 128 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, इस रफ्तार से जब कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में घुसी और इससे टक्कर हुई, तो उस टक्कर के कारण सारा इंपैक्ट इस ट्रेन पर आया। क्योंकि ये आयरन ओर से भरी हुई मालगाड़ी, इसको नुकसान नहीं हुआ, तो जो इंपैक्ट था उस टक्कर का वो सारा कोरोमंडल एक्सप्रेस के ऊपर आया, और यही कारण है कि ये डब्बे गिरे। और इसकी वजह से जो यशवंतपुर एक्सप्रेस निकल रही थी, लगभग पूरी कुछ सेकंड्स का ही डिफरेंस था दोनों ट्रेनों के समय में। तो जब ये यशवंतपुर एक्सप्रेस दूसरी मेन लाइन से, इसके लिए भी सिग्नल ग्रीन था इसलिए वो लगातार सीधे निकलती जा रही थी। मेन लाइन पे वो ट्रेनें होती हैं जिन्हें स्टेशन पे रुकना नहीं होता, लूप लाइन में उन ट्रेनों को रखा जाता है जिन्हें स्टेशन पे रोका जाता है। तो मेन लाइन को क्लियर रखने के लिए मालगाड़ियां लूप लाइन में थी। यशवंतपुर एक्सप्रेस हावड़ा की ओर जाते हुए वो लगभग पूरी निकल चुकी थी, सिर्फ आखिर के 2 डब्बे, जब कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे डीरेल हुए तो आखिर के 2 डब्बे यशवंतपुर एक्सप्रेस के पीछे के 2 डब्बों से इसके डब्बे टकरा गए, जिसकी वजह से सिर्फ 2 डब्बे उनके डीरेल हुए, पटरी से उतर गए। तो जब हम ये देखते हैं तो ये पाते हैं कि इस तरीके का एक रेलवे स्टेशन पर इस तरीके का एक मंजर था और ऐसा कुछ हुआ। इसीलिए रेलवे बोर्ड की ओर से इस बात को बार-बार स्पष्ट किया जा रहा है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि मालगाड़ी, कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर एक्सप्रेस, इन 3 ट्रेनों की टक्कर हुई, ये कहना गलत होगा। हादसा सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ हुआ जिसकी जांच इस वक्त जारी है, और यह भी इस वजह से क्योंकि ये लूप लाइन में आ गई, मेन लाइन की बजाय लूप लाइन में आ गई। हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कदम रेलवे के द्वारा उठाए गए हैं जिससे कि हम इस तरह के हादसों को रोक सके, जिनमें से एक है इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम। जब हम इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम की बात करते हैं तो ये इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम के 2 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें मेन लाइन या लूप लाइन, यानी एक निर्णय लेना होता है कि ट्रेन को कहां से गुजरना है, मेन लाइन से निकलना है या लूप लाइन से निकलना है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि रास्ता साफ है क्या, यानी कोई और ट्रेन या मालगाड़ी वहां खड़ी तो नहीं हुई। इन 2 निर्णयों के आधार पर यह इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टम काम करता है, और उसके बाद जब लॉक हो जाते हैं सिग्नल तो दोनों जो भी ट्रेनें जा रही हैं उनको वही सिग्नल मिलता है जो उनके लिए है, और इस केस में कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए ग्रीन सिग्नल होता है, और अगर लूप में कोई खड़ी है तो उनके लिए ग्रीन नहीं, उनके लिए येलो सिग्नल होता है। तो ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है, जो इस केस में भी रखा गया था, लेकिन हादसा हुआ जिसके लिए जांच जारी है। अगर हम देखें तो भारतीय रेल की ओर से जो कदम उठाए गए हैं, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी, यशवंतपुर एक्सप्रेस के लिए भी दोनों में जो कोचेस थे, जो डिब्बे थे, वो भी आधुनिक डिब्बे थे। एक बार आपके सामने इस तथ्य को भी रखना चाहेंगे कि भारतीय रेल में अत्यधिक सुरक्षित LHB कोच सभी ट्रेनों में बदलने का काम हो रहा है।
क्योंकि ये LHB कोच बहुत ज्यादा सुरक्षित होते हैं। पहले कोच ICF कोच होते थे, लेकिन अब हम LHB कोच का प्रयोग करते हैं क्योंकि संसदीय स्थायी समिति, जो रेलवे की सुरक्षा पर बनी हुई संसदीय स्थायी समिति है, उसने भी अपनी रिपोर्ट जब 2016 में दी थी तो उसने इन बातों को सामने रखा था कि 2003-4 से 15-16 इन सालों के बीच में अगर हम सर्वे अगर रिसर्च करते हैं, आंकड़े उठाते हैं, तो हम पाते हैं कि पटरी से उतरना, इसके माध्यम से हताहतों की संख्या सबसे ज्यादा होती है रेल हादसों में। और LHB कोच जो हैं, वो अगर उनका प्रयोग किया जाता है तो पटरी से ट्रेन उतरने पर भी हताहतों की संख्या बहुत कम होती है। वो इसलिए कि ये जो LHB कोच होते हैं आधुनिक तकनीक के बने हुए, ज्यादा आरामदेह, ज्यादा सुरक्षित, ये एक दूसरे पर ढेर नहीं होते। समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय रेल में सभी कोचेस को LHB में ही बदल दिया जाना चाहिए और इसके बाद 2018 से ICF से LHB में कोच बदलने का काम शुरू हुआ। इस हादसे को लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर LHB कोच नहीं होते तो और ज्यादा गंभीर तस्वीर हमारे सामने आ सकती थी और इसीलिए LHB कोच के निर्माण को लेकर सरकार ने तेज रफ्तार काम करना शुरू कर दिया। 2018-19 में इनका निर्माण और इनको बदलने का काम शुरू हुआ, उत्पादन इनका शुरू हो गया। जब आप देख सकते हैं कि 2022-23 नवंबर 2022 तक के आंकड़े हमारे पास कि इस रफ्तार से लगातार इन LHB कोचेस का निर्माण शुरू हो गया और ये बदलने का काम लगातार तेज रफ्तार से चल रहा है। इस हादसे में जो 2 ट्रेनें शामिल हैं, जिसमें हम जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें भी LHB कोचेस थे और जो यशवंतपुर एक्सप्रेस कोच जो ट्रेन थी उसमें भी जो 2 डिब्बे डिरेल हुए वो भी LHB थे। और इस वजह से कहा जा रहा है कि ये हालांकि डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़े, जिसके कारण और हैं, इसलिए आपको हम आगे ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो हादसा हुआ है, तमाम सुरक्षा मानकों के बावजूद अगर ये हादसा हुआ तो कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हें समझना जरूरी है। एक सवाल जो लगातार उठाया जा रहा है, भारतीय रेल का कवच, ये जो कवच है, जो एक टक्कर रोधी प्रणाली है, यानी कोलिजन एंटी कोलिजन है, ये ऐसे में ये पूरी तरह स्वदेश निर्मित प्रणाली है जिसको लेकर बहुत उम्मीदें दिखाई जाती रही हैं। यह भी कहा जाता रहा है कि इस रूट पर क्यों नहीं है ये, हालांकि यह भी तथ्य है कि 34,000 किलोमीटर रूट को कवर करने का इस योजना के तहत प्लान है, जिसमें से 13,000 करोड़ रुपए आवंटित भी, बजट भी रख दिया गया है इसके लिए। दरअसल चुनौती बहुत बड़ी है, हर ट्रैक, हर लोकोमोटिव पर डिवाइसेस लगेंगे जिससे ये कवच काम करना शुरू करेगा। इसके अलावा दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर काम तेज रफ्तार से जारी है। 3,000 किलोमीटर के लिए टेंडर्स भी आवंटित हो गए हैं। प्रोडक्शन बहुत तेज रफ्तार करनी होगी, बहुत बड़ी तादाद है ट्रैक्स की और लोकोमोटिव्स की जिन्हें कवर करना होगा और फंड्स भी बड़ी तादाद में लगेंगे। लगभग 50 लाख रुपए 1 किलोमीटर के लिए कवच के लिए लगते हैं, एक आकलन जो सामने लाया गया है। लेकिन क्या कवच से ये रेल हादसा टल सकता था? ये एक बड़ा सवाल है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा रेलवे बोर्ड के द्वारा कहा गया कि 128 किलोमीटर की गति पर ट्रेन को रुकने के लिए लगभग 600 मीटर की दूरी जरूरी होती है। आप खुद सोचिए कि अगर आप तेज रफ्तार गाड़ी चला रहे हैं और आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक कितनी इफेक्टिव क्यों ना हो, एक दूरी चाहिए जब तक कि गाड़ी रुकती है। 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर जब ट्रेन चलती है तो उसे 600 मीटर की दूरी लगती है उसको रुकने में, ब्रेक लगने में। कोरोमंडल एक्सप्रेस और लूप लाइन पर जो मालगाड़ी खड़ी थी, जैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में घुसी, मालगाड़ी और उस ट्रेन के बीच की दूरी मात्र 100 मीटर की थी। मेन लाइन पर चूंकि कोई रुकावट नहीं थी, इसी वजह से अगर कवच होता तो भी कोई अलर्ट नहीं होता और जैसे ही वो लूप लाइन में घुसी, 100 मीटर की दूरी अगर अलर्ट होता तो भी वो ट्रेन इतनी जल्दी रुक नहीं पाती, क्योंकि उसे 600 मीटर की दूरी चाहिए रुकने के लिए। और इस वजह से कवच को लेकर जो बात की जा रही है वो तस्वीर हमने आपके सामने रखी है कि इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इस लूप में घुसते ही चूंकि रेल मालगाड़ी 100 मीटर की दूरी पर थी, इस वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस में अगर कवच लगा होता तो भी ये घटना एक इस तरीके की थी जिसमें इस तरीके का कवच का भी प्रैक्टिकली यूजफुल होना संभव नहीं था। ये इस तरीके से है जैसा आज रेलवे बोर्ड ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जैसे अचानक चलती ट्रेन के आगे कुछ आ जाए तो ऐसे में ट्रेन को रोकना मुश्किल होता है, ट्रेन डीरेल हो सकती है। और इसी तरीके से तेज स्पीड की वजह से, बहुत कम दूरी की वजह से जब ये टकराए हैं तो डिब्बे डीरेल हुए हैं। फिलहाल यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।